सुप्रभात छात्रों, वेलकम टू माय क्लास। मैं प्राध्यापिका डॉक्टर कुलकर्णी वनिता बाबूराव, हिंदी विभागाध्यक्षा, कैलासवासी रमेश वरपुड़कर महाविद्यालय, सोनपेठ, तालुका सोनपेठ, जिला परभनी। बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का कैलासवासी रमेश वरपुड़कर महाविद्यालय के हिंदी विभाग में सहर्ष स्वागत है। दोस्तों, आज हम नाटक तथा एकांकी सेमिस्टर सेकंड प्रश्न पत्र क्रमांक 4, इसके अंतर्गत बहू की विदा, एकांकीकार है विनोद रस्तोगी। तो बहू की विदा इस एकांकी को लेकर आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहू की विदा इस एकांकी के एकांकीकार है विनोद रस्तोगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में सारांश पर चर्चा करने वाले हैं। बहू की विदा इस एकांकी के एकांकीकार है विनोद रस्तोगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बहू की विदा इस एकांकी के एकांकीकार विनोद रस्तोगी का परिचय देखेंगे। तो विनोद रस्तोगी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नवाबी कस्बा शमशाबाद में 12 मई 1923 में हुआ। एक वैश्य परिवार में जन्मे रस्तोगी जी को बचपन में महुआ नाम से पुकारा जाता था। इनका वास्तविक नाम विश्वेश्वर प्रसाद था। आगे चलकर विश्वेश्वर प्रसाद रस्तोगी विनोद उपनाम से कविता प्रकाशित करने लगे। इसी कारण उपनाम विनोद ही मुख्य नाम हो गया। इनके पिता का नाम श्री देवकीनंदन था, जो अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता के घोर विरोधी थे। रस्तोगी 2-3 साल के थे तब मां की ममता का आंचल उठ गया। कुछ वर्ष बाद दूसरी माता का भी देहांत हो गया। 8-9 वर्ष की आयु में इनके घर तीसरी मां आई, जिनमें 7 भाई और 2 बहनें हुई। रस्तोगी जी को बचपन में ही रामलीला में भरत की भूमिका करने का मौका मिला। परिणामतः उनके मन में नाट्य लेखन और अभिनय का बीज रोपा गया। 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई शमशाबाद में ही हुई की और 9वीं कक्षा के लिए फर्रुखाबाद में मिशन हाई स्कूल चले गए। फर्रुखाबाद से डायमंड जुबली इंटर कॉलेज कन्नौज, फिर डीएवी कॉलेज कानपुर से ही बीए किया। सन 1959 में आगरा विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय में एमए किया। इनका विवाह सन 1941 में त्रिवेणी देवी से हुआ, जिनसे आलोक और ज्योति 2 संतानें हुई। सन 1944 से सन 1960 तक रस्तोगी जी ने कानपुर में ही 3 स्थानों पर नौकरी की। सन 1960 को आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र में असिस्टेंट ड्रामा प्रोड्यूसर बने। सन 1982 में वहीं से अवकाश ग्रहण किया। दोस्तों, विनोद रस्तोगी जी जहां जहां पढ़ने गए वहां उन्होंने नाटक में अभिनय किया और नाट्य प्रतियोगिता में पुरस्कार भी प्राप्त किए। छात्र जीवन में ही काव्य और नाटक लिखकर साहित्य जीवन का प्रारंभ किया। बाद में निरंतर कविताएं लिखकर पत्रिकाओं में प्रकाशित करते रहे। नाटक लिखने और उसमें अभिनय करने का शौक भी छात्र जीवन से ही विनोद रस्तोगी से जुड़ा था। दोस्तों से मिलकर यामा और कमला पत्रिकाएं भी कुछ साल चलाई। रस्तोगी जी ने असाधारण सृजनात्मक शक्ति और विलक्षण प्रतिभा के बल पर नाटक, काव्य, कहानी, उपन्यास और बाल साहित्य आदि विधाओं का सृजन कर हिंदी साहित्य को
समृद्ध किया है। इनके अनेक नाटकों को अनेक प्रदेश सरकारों द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो विनोद रस्तोगी द्वारा रचित रचनाएं हैं जिंदगी के गीत और अग्नि परीक्षा आदि काव्य है। ठंडी आग, दरारें, रुपया रूप और रोटी, तूफान और तिनका, अंधेरी गलियां, दर का दर्पण, खंडित छाया और राख हुए सपने आदि उपन्यास है। टीले का चमत्कार, नौनिहालों की कहानियां, भारत के लाल, नया जन्म, क्षमा का दंड और चमत्कारी मंत्र आदि बाल कथाएं हैं। आजादी के बाद नए हाथ, बर्फ की मीनार और भीष्म पितामह आदि नाटक है। सूतपुत्र, भगीरथ के बेटे और नई लहर आदि लोक नाटक है। गोलियों का जादू, कायाकल्प और बड़ों का झूठ आदि बाल नाटक है। गोपा का दान और देश के दुश्मन आदि रेडियो नाटक है। ढोंगी, जनतंत्र जिंदाबाद और सराय के अंदर आदि रूपांतरित नाटक है। छपते छपते अनुदित नाटक है। पुरुष का पाप, कसम कुरान की, बहू की विदा, निर्माण के देवता, काले कौए, गोरे हंस, स्वर्ग के खंडहर, गूंगी मछलियां, प्रमोशन, बाल की खाल और अपना अपना दर्द आदि एकांकी संग्रह है। तो दोस्तों, यह रहा विनोद रस्तोगी का जीवन परिचय। इसके बाद हम विनोद रस्तोगी द्वारा रचित बहू की विदा इस एकांकी का सार या सारांश देखने वाले हैं। प्रस्तुत एकांकी बहू की विदा है, विनोद रस्तोगी द्वारा रचित है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज में व्याप्त दहेज की समस्या को दर्शाया है। जीवनलाल के अनुसार बेटे की शादी में बहू कमला के परिवार वालों ने उनकी हैसियत के हिसाब से उनकी खातिरदारी नहीं की तथा कम दहेज दिया। इससे उनके मान पर धब्बा लगा है। प्रस्तुत एकांकी बहू की विदा श्री विनोद रस्तोगी द्वारा रचित है। तो इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज में व्याप्त दहेज समस्या को दर्शाया है। तो इस एकांकी में कुल 5 पात्र हैं। जीवनलाल, उनकी पत्नी राजेश्वरी, उनका बेटा रमेश, बहू कमला और प्रमोद जो कमला का भाई है। प्रमोद की बहन कमला का विवाह जीवनलाल के पुत्र रमेश के साथ होता है। प्रमोद अपनी पारिवारिक हैसियत के हिसाब से दहेज देता है। जीवनलाल आशा के अनुरूप दहेज न मिलने से चिढ़ा हुआ रहता है। विवाह के बाद पहला सावन आने पर बहू को उसके मायके भेजे जाने की एक रस्म होती है। उसी रस्म को पूरे करने के लिए प्रमोद अपनी बहन कमला को विदा करने उसके ससुराल पहुंचता है, परंतु कमला के ससुर जीवनलाल अपनी बहू की विदा नहीं करना चाहते। जीवनलाल के अनुसार बेटे की शादी में बहू कमला के परिवार वालों ने उनकी हैसियत के हिसाब से उनकी खातिरदारी नहीं की तथा कम दहेज दिया है। इससे उनके मान पर धब्बा लगा है। अब जब तक दहेज की पूरी रकम अर्थात 5,000 नहीं चुका दी जाती, वह कमला को मायके विदा नहीं करेगा। प्रमोद जीवनलाल से अपनी बहन को मायके भेजने की प्रार्थना करता है और केवल लड़की वाला होने के कारण उस पर होने वाले अन्याय का विरोध करता है। इस पर जीवनलाल उसे अपने बेटी गौरी के विवाह का उदाहरण देते हुए कहता है कि वे भी लड़की वाले हैं, परंतु उसने अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया है।
उसने अपनी बेटी के ससुराल वालों की इतनी खातिरदारी की कि सभी दंग रह गए। इसलिए लड़के वाले होते हुए भी उनकी मूछ ऊंची ही है। इस समय उनका बेटा रमेश अपनी बहन गौरी को विदा करवाने उसके ससुराल गया है और किसी भी समय रमेश अपनी बहन गौरी को लेकर यहाँ पहुंचता ही होगा। प्रमोद उसके बाद अपनी बहन कमला से मिलता है और उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि वह वापस आकर अपना घर बेच देगा और दहेज की रकम का जुगाड़ कर लेगा। इस पर कमला अपने भाई को समझाती है कि घर बेचने की बात वह बिल्कुल न करे, क्योंकि अभी उसकी छोटी बहन विमला के विवाह की जिम्मेदारी उसके सिर पर है। और क्या हुआ यदि वह पहला सावन अपने मायके में न बिता पाए या यहाँ ससुराल में उसकी सास और ननंद गौरी बहुत अच्छी है। गौरी के आने से तो उसे अपनी सखियों की कमी भी नहीं लगेगी। उसी समय कमला की सास राजेश्वरी प्रमोद से कहती है कि ये 5,000 रुपये वह जीवनलाल को देकर कमला को विदा कर ले जाए। प्रमोद पैसे लेने से इनकार कर देता है। उसी समय रमेश बिना अपनी बहन गौरी को विदा किए घर पहुंचता है। गौरी के ससुराल वालों ने भी कम दहेज का बहाना बनाकर गौरी को विदा करने से मना कर दिया था। जीवनलाल को अपने बेटे के ससुराल वालों का रवैया अन्यायपूर्ण लगता है। उसे अपने बेटी के ससुराल वाले लोभी लालची नजर आने लगते हैं, क्योंकि उसके अनुसार उसके तो अपने जीवन भर की कमाई अपने बेटी गौरी के ससुराल वालों को दे दी थी। दहेज लेने के बावजूद उसकी बेटी गौरी के ससुराल वालों ने कम दहेज की वजह से उसके भाई के साथ विदा न करके जीवनलाल को अपना अपमान लगता है। इस घटना को देखकर जीवनलाल का हृदय परिवर्तन हो जाता है और खुशी खुशी अपनी बहू को उसके भाई के साथ विदा कर देता है। जीवनलाल दहेज लोभी है, परंतु अब भूल जाता है कि वह जैसा व्यवहार अपनी बहू के साथ कर रहा है उसकी बेटी के साथ वैसा व्यवहार उसके ससुराल वाले भी कर सकते हैं। एकांकी में एकांकीकार ने बहू बेटी के अंतर को समाप्त करने को ही पारिवारिक और मानसिक स्तर पर हितकर माना है। तो दोस्तों, इस तरह से बहू की विदा एकांकी दहेज प्रथा से संबंधित समाज की दोहरी मानसिकता का चित्रण करते हुए बेटी और बहू को समान रूप से समान मानने का संदेश दिया है। बहू की विदा एकांकी का उद्देश्य समाज में प्रचलित दहेज प्रथा के अभिशाप पर तीखा प्रहार करना है, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित वर्तमान मध्यवर्गीय परिवार है। वर्तमान समाज में बेटी के जन्म से ही उसके विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज को लेकर माता पिता चिंतित रहने लगते हैं। अपने स्वार्थ के अनुसार भी बेटी के विवाह पर दहेज भी देते हैं। जहां माता पिता दहेज नहीं जुटा पाते वहां बेटियां प्रताड़ित की जाती है और यातनाएं सहती है। ससुराल वाले यह भूल जाते हैं कि उनकी भी पुत्री के साथ उसकी ससुराल वाले ऐसा ही अमानवीय व्यवहार कर सकते हैं। एकांकीकार का संदेश है कि दहेज की प्रथा समूल नष्ट हो और बेटे और बेटी वाले एक दूसरे की पीड़ा को समझे। इस प्रकार एकांकीकार ने दहेज मुक्त समाज के निर्माण का संदेश इस एकांकी के माध्यम से दिया है। तो बहू की विदा, यह एकांकी का शीर्षक बहुत ही सार्थक लगता है। तो दोस्तों, शीर्षक की सार्थकता को भी लेकर हम चर्चा करेंगे। बहू की विदा शीर्षक सटीक और सार्थक है, क्योंकि यह एक सामाजिक कुरीति को दर्शाता है जिसे समय रहते
दूर नहीं किया गया तो उसका उसका दुष्प्रभाव हमारे समाज को खोखला बना देगा। बहू की विदा एकांकी में दहेज के लालची जीवनलाल अपने पुत्र रमेश की पत्नी को उसके पहले सावन पर मायके इसलिए नहीं भेजना चाहती क्योंकि वह पूरा दहेज नहीं लाई गई थी। बहू के भाई प्रमोद के प्रति भी कटु शब्दों का प्रयोग करता है, पर जब उसकी बेटी के ससुराल वाले भी इसी प्रकार की मांग करते हैं तो वह अपने किए पर लज्जित होकर बहू की विदा को तैयार हो जाता है। तो कहानी के शीर्षक से इस बात का संकेत मिलता है कि कहानी के घटना चक्र का संबंध जीवनलाल के बेटे की बहू और उसकी पुत्री की विदा से है। बहू की विदा, यह शीर्षक बहुत ही सार्थक और सटीक है। धन्यवाद।